वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर तालिबान कौन है और इसका उदय कैसे हुआ। साथ ही हम अफगानिस्तान के इतिहास को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कभी अफगानिस्तान में शांति बहाल नहीं हो पाई। आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जिसमें नॉलेज के साथ साथ आपको एक्साइटिंग स्टोरीज भी मिलने वाली हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप इसे वॉच टू लेटर में सेव कर लें और अपनी सुविधा से इसे पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को जल्द शुरू करते हैं। तालिबान एक पश्तून शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी या छात्र। तालिब अरबी शब्द है जिसका अर्थ है एक छात्र, जिसे पश्तूनी भाषा में आन लगाकर बहुवचन में बदल दिया गया है, यानी स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, तालिब का तालिबान। तालिबान की समस्या को समझने के लिए हमें थोड़ा अफगानिस्तान के इतिहास को समझना होगा। तो चलिए हम इसे संक्षिप्त में जल्दी से समझ लेते हैं। पुरातन काल में यह जगह भारत भूमि का ही एक हिस्सा हुआ करता था। यहाँ का एक बड़ा इलाका गांधार राज्य के रूप में प्रसिद्ध था। जी हाँ, यह वही गांधार राज्य था जहाँ के राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। करीब 1200 ईसा पूर्व में यहाँ कंबोज राजवंश का राज रहा। फिर 550 ईसा पूर्व में यह विशाल पर्शिया का हिस्सा भी रहा। इसके बाद आगे कई राजवंशों ने यहाँ राज किया, जिनमें सिकंदर का कुछ वर्षों तक राज रहा, जिसमें सिकंदर की तरफ से सेल्यूकस ने शासन किया। फिर सेल्यूकस की हार के बाद आया मौर्य वंश का शासन, जिसमें अधिक समय तक चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन रहा। उसके बाद कुषाण, हूण, फिर राजपूतों का और फिर काबुल शाही का शासन रहा। फिर अरब में इस्लाम के उदय के साथ शासन आया रशीदून खलीफा का। फिर उमायद, सफारिद वंश, गजनवी, मंगोल, मुगल तथा दुर्रानी इत्यादि। दुर्रानी साम्राज्य के बाद 1823 में दोस्त मोहम्मद खान की सत्ता में आने से अफगान अमीरात की स्थापना हुई। लेकिन अफगान अमीरात ने भी दुर्रानी साम्राज्य के सिखों से लड़ाई को जारी रखा और मार्च 1823 को इन्हें महाराजा रणजीत सिंह से हार मिली। इसके बाद राजा अमानुल्लाह खान द्वारा 1926 में किंगडम ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई। पहली बार इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। इस तरह की सरकार बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि आज ब्रिटेन में है। फिर 1973 में राजा मोहम्मद जाहिर शाह जब देश से बाहर इटली में थे, तब उनके चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद खान, जो कि वहाँ का सेनापति तथा राजकुमार था, अन्य सेना के अधिकारियों तथा रूस के सपोर्ट के साथ मिलकर उसने राजा को गद्दी से बेदखल कर दिया। जब राजा को पता चला तो जवाब में राजा ने गृह युद्ध के खतरे को देखते हुए कुछ नहीं किया और गद्दी छोड़ दी। दाऊद खान ने पहले अफगान गणतंत्र की स्थापना की, यानी रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की, और वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। परंतु यह एक पार्टी वाला गणतंत्र था जिसका नाम PDPA यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, तथा ज्यादातर राजनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास ही रखी थी। अफगानिस्तान के विकास की योजना पर राष्ट्रपति दाऊद खान सख्ती से काम करने लगे। उन्होंने वहां के विदेश के मामलों में भी रूस के दखल को बर्दाश्त नहीं किया और सोवियत संघ यानी रूस के सैन्य तथा आर्थिक सलाहकारों को निकाल दिया। दाऊद की सख्त नीति तथा पश्चिम राष्ट्रों की तरफ झुकाव से रूस बहुत नाराज हुआ। इसके नतीजे में रूस से मित्रता रखने वाली PDPA, वही पार्टी जिसने रूस की मदद से राजा जाहिर शाह को गद्दी से उतारा था, अब दाऊद के खिलाफ दो गुटों में बंट गई। एक रूस की वफादार खल्क गुट तथा दूसरी परचम गुट। फिर आया साल 1978 को सौर क्रांति हुई या सौर रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, जिसमें PDPA के खल्क गुट के साथ सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति दाऊद खान तथा उसके ज्यादातर परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। अब देश का नाम बदलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान रखा गया। सौर क्रांति की अगुवाई करने वाले खल्क नेता नूर मोहम्मद तारकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या राष्ट्र प्रमुख बने। सौर क्रांति की अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता जैसे नूर मोहम्मद तारकी तथा हफीजुल्लाह अमीन थे, बल्कि तारकी भी अमीन के सुझावों पर ही काम करते थे, यानी हफीजुल्लाह अमीन थोड़े मुख्य थे। पर खल्क गुट में फिर सत्ता के लिए तारकी तथा अमीन आमने सामने हो गए।
क्योंकि अब तार्की प्रमुख बनने के बाद से अमीन की सुनते नहीं थे। 1979 में अमीन ने तार्की की हत्या करवा दी और खुद राष्ट्र प्रमुख बन गए। वैसे तो तार्की तथा अमीन दोनों ही सोवियत संघ या रूस के प्रति वफादार थे, पर तार्की की हत्या रूस की मर्जी के खिलाफ थी। अमीन को अफगान में पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि तार्की और अमीन ने कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया था तथा धार्मिक कानूनों की जगह कम्युनिस्ट तथा धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने की कोशिश की थी। इसके अलावा विरोधियों को कुचलने की कोशिश में करीब 17,000 से 27,000 लोगों की हत्या तथा 15,000 से 20,000 लोगों को जेलों में डाला गया था, मुख्यतः पुल चरखी जेल में। इस हत्या के बाद अमीन के कई शत्रु नेता सोवियत संघ चले गए और रूस से अमीन को हटाने की गुहार करने लगे, जिनमें प्रमुख थे बबराक करमाल। अब तक आप समझ गए होंगे कि असल में अफगानिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ ही राज कर रहा था। आखिरकार दिसंबर 1979 को रूसी सेना काबुल में दाखिल हुई और अमीन की हत्या कर दी गई। बबराक करमाल को राष्ट्र का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर कभी अफगानिस्तान में शांति बहाल ना हो सकी। दरअसल गुप्त रूप से अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में विद्रोही लड़ाकों के गुटों का एक नया संगठन बना, जिसे अफगान मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की CIA और सऊदी अरब की GID, जो कि खुफिया विभाग वहाँ की, ने पाकिस्तान की ISI द्वारा मुजाहिदीनों को पैसे और हथियारों से मदद की। अफगान मुजाहिदीन में ज़्यादातर उत्तर पश्चिम अफगान के ताजिक लोग थे। यह लोग मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी हैं, जो कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा अफगानिस्तान में रहते हैं। इस गुट ने अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार तथा रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसे रूस अफगान युद्ध कहा गया। 1980 के दशक में करीब 90,000 मुजाहिदीनों को पाकिस्तान की ISI ने ट्रेनिंग दी। इन ट्रेनिंग पाने वालों में मोहम्मद ओमार भी थे। ये नाम थोड़ा याद रखिएगा। इन सब कामों के लिए पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं थे, पर पैसों की कमी भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिका तथा सऊदी अरब खूब पैसा लगा रहे थे इन पर। मुजाहिदीन कई गुटों का संघ था, जिनमें मुख्य जमात इस्लामी और हज़ब इस्लामी गुलबुद्दीन थे। जमात इस्लामी का प्रमुख था बुरहानुद्दीन रब्बानी, जो कि काबुल विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था तथा जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ इसके अच्छे संबंध थे। 1973 में भी जब राष्ट्रपति दाऊद खान ने रब्बानी की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, तब रब्बानी पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने उसका वहाँ स्वागत किया था। अफगान जमात इस्लामी लड़ाकों के प्रमुख कमांडरों में थे अहमद शाह मसूद तथा गुलबुद्दीन हकमतयार। 1976 में गुलबुद्दीन ने जमात इस्लामी, जैसे जमायत भी कहते हैं, से अलग होकर अपना एक नया गुट बनाया, हज़ब इस्लामी गुलबुद्दीन नाम से। अफगान मुजाहिदीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान भी चाहता था। वो चाहता था कि उनके संगठन को दुनिया वैध माने और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इस्लामी सहयोग संगठन में भी इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। इस्लामी सहयोग संगठन 57 मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इस गुट में अनेक इस्लामी देशों से लोग शामिल होने आते थे, जिनमें ज़्यादातर अरब देशों से आते थे, जिन्हें बाद में अफगान अरबी कहा जाने लगा। इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन, जो कि अरब के एक धनी परिवार से था और अफगान मुजाहिदीनों की मदद करने के लिए पाकिस्तान स्थित मुजाहिदीन संगठनों में शामिल हुआ। वहां से वो इन्हें पैसे, हथियार और लड़ाके अरब देशों से मुहैया कराता था, जिसने आगे चलकर 1988 में अपना एक अलग संगठन बनाया, अल कायदा, जिसे बाद में UNO, NATO, यूरोपीय संगठन तथा कई देशों ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अफगान रूस युद्ध काफी लंबे समय तक चला और दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान हुआ। बबराक करमाल की सरकार इन विरोधियों के खिलाफ कुछ ना कर सकी और ना ही वो अपनी अफगान आर्मी को व्यवस्थित रख सकी। जो सेना पहले करीब 1 लाख तक की थी, वो अब 25,000 तक सिमट गई, यानी उसकी संख्या घटने लगी। सेना में भगोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस अव्यवस्था से रूस काफी नाराज था। आखिर मई 1985 को रूस के दबाव में करमाल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राष्ट्र प्रमुख मोहम्मद नजीबुल्लाह को बनाया गया। वैसे तो रूस के लिए यह युद्ध जीतना इतना मुश्किल नहीं होता,
पर क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कई मुस्लिम देशों तथा अमेरिका जैसे देशों की ताकत के इन लड़ाकों के पीछे होने से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। नजीबुल्लाह नहीं चाहता था कि रूसी सेना अफगानिस्तान से जाए, क्योंकि उसकी खुद की सेना कमजोर थी और उसे डर था कि रूसी सेना के जाने से हालात और खराब हो जाएंगे। पर अमेरिका की जी तोड़ कोशिश यही थी कि किसी तरह से रूस को वहां से बाहर निकाला जाए। आखिरकार 14 अप्रैल 1988 में जिनेवा समझौता हुआ, जिसमें अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान ने भविष्य में एक दूसरे के मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप न करने की घोषणा की और गारंटीकर्ता के रूप में रूस तथा अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। इसी समझौते के चलते 1989 में रूस की सेना अफगानिस्तान से वापस हो गई, पर पाकिस्तान इस समझौते को कहाँ मानने वाला था। वैसे भी पाकिस्तान में एक तानाशाह जियाउल हक का शासन था, जो कि एक सैन्य कमांडर था। पाकिस्तान मुजाहिदीनों की मदद करता रहा और इस वजह से लड़ाई नहीं रुकी। अब इन लड़ाकों की लड़ाई अफगानिस्तान के सरकार के साथ चल रही थी और इसमें अमेरिका भी गुप्त रूप से लड़ाकों की मदद करता रहा। अफगान सेना कई जगह तो बिना लड़े ही हथियार डाल रही थी। नजीबुल्लाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी दिनों दिन। धीरे धीरे मुजाहिदीनों का कब्जा अफगानिस्तान पर बढ़ता रहा। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो नजीबुल्लाह ने अप्रैल 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन से समझौता कर इस्तीफा दे दिया और यूएन से शरण भी मांगी, जो कि उसे दी गई। नजीबुल्लाह की सरकार गिरने के बाद अब मुजाहिदीनों में असामंजस्य की स्थिति बन गई थी कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि मुजाहिदीन तो कोई एक गुट था नहीं, वो तो बल्कि कई गुटों का एक संगठन था। ऐसे में इस पर पाकिस्तान के पेशावर में इन गुटों की एक सभा हुई और मिलीजुली अंतरिम सरकार बनाने पर फैसला हुआ। इसे पेशावर समझौता कहते हैं। पेशावर समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान के अंतरिम राष्ट्रपति सिगबातुल्लाह मुहाददी को 28 जून 1992 तक के लिए बनाया गया। उसके बाद जमाते इस्लामी के नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी को राष्ट्रपति बनाया गया तथा अहमद शाह मसूद को रक्षा मंत्री बनाया गया। अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर का नाम मिला था, क्योंकि जिस वक्त रूस के साथ लड़ाई चल रही थी उस वक्त पंजशीर में अहमद शाह मसूद ने रूसी सेना को वहां पर दाखिल होने नहीं दिया और उनसे जमकर मुकाबला किया था। रूसी सेना ने करीब 7 बार वहां हमला किया था, लेकिन सब विफल रहा था। इसलिए अहमद शाह मसूद को लॉयन ऑफ पंजशीर भी कहा जाता है। इस सरकार ने देश का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान रखा, मगर इस पेशावर समझौते को एक गुट हज़्बे इस्लामी, जिसका नेता गुलबुद्दीन हकमतयार था, ने मानने से इनकार कर दिया। गुलबुद्दीन हकमतयार ने घोषणा की कि वो अकेले ही काबुल पर कब्जा करेगा और इसी के साथ शुरू हुआ अफगानिस्तान का गृह युद्ध। अब हकमतयार के लड़ाके दूसरे गुटों के लड़ाकों से लड़ रहे थे। हकमतयार को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट था और वो मौजूदा रब्बानी की सरकार के लिए एक परेशान बन गया। आखिरकार मार्च 1993 में रब्बानी ने हकमतयार से बातचीत की और शासन की शक्तियों को उसके साथ बांटने को तैयार हो गया। इसी के तहत जून 1993 को हकमतयार को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। पर फिर भी लड़ाई पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब तक बाकी के गुट भी आपस में लड़ाई में आ चुके थे। इसी समय कंदहार के पश्तून एक होने लगे थे ताकि इस अराजकता को खत्म किया जा सके और दुर्रानी पश्तूनों का वैभव फिर से लौट सके, और उनका नेता था मुल्ला ओमर। शुरुआत में करीब 50 से 100 छात्रों को लेकर यह गुट बनाया गया। कंदहार पश्तूनी संस्कृति और ताकतों का लंबे समय से केंद्र रहा है। 1994 तक यह एक छोटा सा लड़ाकों का गुट बन गया, जिसका उद्देश्य था इस्लामी कानून को देश भर में लागू करना। इस गुट को तालिबान के नाम से जाना गया। शुरू में ही कई पश्तूनी नेताओं का सपोर्ट इसे मिलने लगा था, जिनमें मुख्य थे हशमत घनी, हामिद करजाई, जो कि आगे चलकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी बने, और पोपलज़ाई दुर्रानी पश्तूनी कबीले। ये मोहम्मद ओमर वही था जिसने पाकिस्तान के ISI से ट्रेनिंग ली थी और मुजाहिदीन कमांडर के रूप में रूस के खिलाफ लड़ा था। अब पश्तूनी नेताओं तथा सरदारों से मिलकर तालिबान की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तालिबान मुख्य रूप से हेलमांद, कंदहार और उर्जुगान के इलाकों से था, जो कि पश्तूनों का इलाका माना जाता है। इनकी पहली कार्रवाई सामने आई अक्टूबर 1994 में, जब तालिबान ने कंदहार तथा
इसके पड़ोसी जिलों पर अपना कब्जा किया। शुरुआत में ही इन्हें पाकिस्तान से अच्छी खासी मदद मिल रही थी। सितंबर 1995 में हेरात पर कब्जे के साथ ही पूरे दक्षिण अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान जैसे एक नए गुट के अचानक इतने शक्तिशाली हो जाने पर पूरी दुनिया हैरान थी, पर उसके पीछे की वजह थी पाकिस्तान, सऊदी अरब तथा अमेरिका का भरपूर सपोर्ट, जिसमें पैसों से लेकर हथियार तक हर चीज़ की मदद शामिल थी। शुरुआत से ही पाकिस्तान की ISI तालिबान की मदद कर रही थी। पाकिस्तान राष्ट्रपति जिया-उल-हक चाहता था कि अफगानिस्तान में एक इस्लामी सरकार का गठन हो जो पाकिस्तान के वफादार हो, पर क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब देश है और वो अकेले यह सब नहीं कर सकता था, तो उसने इसके लिए तालिबान को सऊदी अरब के खुफिया विभाग के अधिकारियों से मिलवाया। सऊदी अरब उसके कई इस्लामी संगठन तालिबान की मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए। वहां से पैसों और ट्रेनिंग की पूरी सुविधा तालिबान को मिली। दरअसल सऊदी अरब यह समझता था कि इससे उसकी ताकत मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी और ईरान विरोधी सरकार अफगानिस्तान में बनेगी, और अमेरिका इसके लिए तालिबान की मदद कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे अफगानिस्तान में रूसी विरोधी सरकार स्थापित हो पाएगी और उसके मित्र देश पाकिस्तान की भी मदद हो पाएगी। जनवरी 1996 तक तालिबान ने 34 जिलों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मुल्ला उमर ने करीब 2 हफ्तों तक कंधार में कई सैकड़ों पश्तून सरदारों से मुलाकात की और अफगानिस्तान को एक नया नाम दिया, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, और साथ ही अहमद मसूद के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। अहमद मसूद अहमद शाह मसूद का लड़का था। अहमद शाह मसूद वही जिसे पंजशीर का शेर कहा जाता था। 26 सितंबर को अहमद मसूद ने काबुल छोड़ दिया और पंजशीर चला गया। उसके दूसरे ही दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सभी सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। 26 सितंबर को जाने से पहले मसूद ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के शरण में थे और वहीं काबुल में एक UN की बिल्डिंग में रह रहे थे, को अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि अब वहां तालिबान का कब्जा होने वाला था और उनकी जान को खतरा था। पर नजीबुल्लाह ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर वे ताजिकियों के साथ भागे तो वे अपने पश्तूनी कबीले वालों की नज़रों से गिर जाएंगे। उसी दिन शाम को UN की बिल्डिंग में तालिबानी घुस आए और नजीबुल्लाह तथा उनके भाई को बंधक बना लिया गया। इसके बाद उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और इसी अमानवीय अत्याचार से उन दोनों की मौत हो गई। फिर उनके मृत शरीर को ट्रक के पीछे बांधकर शहर में घुमाया और इसके साथ उनके शरीर को ट्रैफिक सिग्नल के पोल पर लटका दिया गया। इस कृत्य की निंदा पूरी दुनिया में हुई। पहले तो तालिबान ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी नजीबुल्लाह के शरीर का इस्लामी रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं करेगा, पर बाद में वे मान गए और रेड क्रॉस सोसाइटी वालों को उनका मृतदेह सौंपा गया, जिसे उन्होंने उनके अहमदजाई पश्तूनी कबीले वालों के इलाके गर्देज भेज दिया। वहां उनको इस्लामी रीति रिवाजों से दफनाया गया। इधर पंजशीर पहुंचने के बाद अहमद शाह मसूद ने अब्दुल रशीद दोस्तम, जिससे पहले दुश्मनी थी, से हाथ मिला लिया और यूनाइटेड फ्रंट या नॉर्दर्न अलायंस का गठन तालिबान के विरोध में किया। तालिबान की काफ़ी कोशिश के बाद भी वो नॉर्दर्न अलायंस को हरा नहीं पाए। तालिबान ने मसूद को अफगान सरकार में ऊंचा ओहदा तक देने का लालच दिया, पर मसूद अपनी बातों पर अड़े रहे। उसके बाद तालिबानी राज में ऐसी कई अमानवीय अत्याचार और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। जितने भी तालिबानी विरोधी या अफगान सरकार के पक्ष के थे, उन्हें ढूंढ कर मारा गया। 8 अगस्त 1998 को तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में सुबह के लगभग 10 बजे दाखिल हुए और अगले 2 दिनों तक वहां जितने भी लोग दिखाई दिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला या बच्चे, उन पर गोलियां चलाते रहे। करीब 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनकी लाशें सड़क पर तथा गलियों में पड़ी रहीं। इस्लामी रिवाजों के मुताबिक तो लाशों को दफनाया जाना चाहिए था, पर इसके विरुद्ध तालिबान ने 1 हफ्ते तक लाशों को दफनाने नहीं दिया और बिखरी हुई लाशें सड़ती रहीं और कुत्ते वगैरह उसे खाते रहे। इस तरह से नफरत से भरे हमले की वजह थी तालिबानियों की शिया मुस्लिम वाले हज़ारा समुदाय के लोगों से नफरत और इस बात का शक कि ये लोग अपने शिया मुस्लिम वाले ईरान के प्रति वफादारी रखते हैं। दूसरे, पहले किए गए कई हमलों में, जिनमें तालिबान को हार का मुंह देखना पड़ा था और उसके लड़ाके
काफी मारे गए। वो इसका भी बदला लेना चाहते थे। अपने हजारा लोगों के नफरत के चलते उन्होंने कई राज्यों में हजारा लोगों की हत्या और उन पर अत्याचार किए, जिनमें बामियां, घोर, वारडक तथा गजनी राज्य शामिल हैं। उन्होंने यूएन को भी इन राज्यों में राहत सामग्री भेजने पर रोक लगा दी। मज़ारी शरीफ की घटना के करीब 1 महीने बाद उन्होंने हजारिस्तान पर भी कब्जा कर लिया, जो कि हजारा लोगों का मुख्य इलाका था। तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान में सख्ती से शरिया कानून लागू करने की कोशिश की। इस नए कानून के अनुसार अब महिलाएं किसी भी तरह के आकर्षक कपड़े नहीं पहन सकती थी, वे बाहर बुर्के में ही निकल सकते थे और वह भी किसी परिवार के पुरुष के साथ ही। लड़कियां अब स्कूल नहीं जा सकती थी, नौकरी नहीं कर सकती थी, किसी पुरुष को अपना मित्र नहीं बना सकती थी, मेकअप करना भी मना था। फरवरी 1998 में तालिबान ने काबुल की सड़कों पर महिलाओं के घूमने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही ये फरमान भी जारी किया कि सभी अपने घरों की खिड़कियों के शीशों को काले रंग से पेंट करेंगे ताकि घर के अंदर की महिलाओं को कोई ना देख सके। जो महिलाएं इन कानूनों का उल्लंघन करती उन्हें सख्त सजा दी जाती या कोड़े लगते। सिनेमा, थिएटर तथा संगीत पर प्रतिबंध लग गया। शादी में भी नाच गाना मना हो गया। पुरुष शेविंग नहीं कर सकते थे। पतंग तक उड़ाने की आज़ादी अब नहीं थी। मार्च 2001 में तालिबान ने बामियान में 2 विशाल बुद्ध की प्रतिमा, जो कि 38 मीटर और 53 मीटर ऊंची थी, और वो एक पहाड़ के चट्टान पर उकेरी गई थी, को ध्वस्त कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। 9 सितंबर 2001 को 2 अरबी फिदाइन हमलावरों ने अहमद शाह मसूद की भी हत्या कर दी। फिर आया 11 सितंबर 2001 का दिन, जब अमेरिका को अपने ही बनाए हुए आतंकी संगठन का शिकार होना पड़ा। दरअसल अमेरिका समर्थित तालिबान के मित्र संगठन अल-कायदा, जिसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था, ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे ट्विन टावर्स भी कहते हैं, पर हमला कर दिया। यह हमला उन्हीं के 4 पैसेंजर प्लेन को हाईजैक करके किया गया था, जिसमें फिदाइन पायलटों ने 11 सितंबर की सुबह 2 हवाई जहाज़ों को ट्विन टावर से टकराया, जिससे कुछ ही देर बाद दोनों टावर गिर गए। इस घटना के कुछ ही देर बाद एक और विमान पेंटागन के पश्चिमी भाग से टकराया। पेंटागन अमेरिका का सेना मुख्यालय है। इस घटना में करीब 3000 लोग मारे गए तथा 25,000 लोग घायल हुए। यह हमला अमेरिका के लिए भारी नुकसान वाला था। उसके बोइंग कंपनी के जहाज़ों की डिमांड गिर गई, कंपनी घाटे में चली गई। इससे एक अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते अमेरिका का शेयर बाजार गिर गया। कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी, बेरोजगारी बढ़ गई, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ गई। इससे अमेरिका बिफर गया और अल कायदा से बदला लेने के लिए उसने तालिबान से अल कायदा के प्रमुख आतंकी ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा, पर तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। इस पर अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को ब्रिटेन के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन को अपने साथ इसलिए लिया क्योंकि एक तो वो ये साबित करना चाहता था कि ये लड़ाई वो अपने लिए नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है और ब्रिटेन नाटो के अंडर आता था। और दूसरा कारण यह था कि जैसा कि टीवी या फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके विपरीत अमेरिकी सैनिक काफी कमजोर होते हैं और वो केवल तकनीक के दम पर ही युद्ध जीत पाते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की विषम परिस्थितियों में और वहां की उस भौगोलिक दशा में युद्ध जीतना उनके लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला था और उन्हें मदद की काफी जरूरत। इसके लिए अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाया कि वह पहाड़ी युद्धों में यानी माउंटेन वॉरफेयर में विश्व की सबसे निपुण सेना भारतीय सेना को अफगानिस्तान भेजे, पर भारत ने इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। वजह साफ थी, अमेरिका की कूटनीति जो इस तरफ भी होती और उस तरफ भी की बात मानकर भारत जैसे देश के लिए किसी युद्ध में कूदना अक्लमंदी तो नहीं थी। अमेरिका, जिसको यह युद्ध काफी भारी पड़ने वाला था, ने कोई उपाय ना देखकर अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस के साथ हाथ मिला लिया। पर फिर भी अमेरिका ने यथासंभव जमीनी युद्ध के मुकाबले हवाई हमला ही जारी रखी। जमीन पर उसकी सेना नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर लड़ती रही। नतीजतन ओसामा बिन लादेन और उसके साथी बड़े आराम से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए। नॉर्दर्न अलायंस ने अमेरिकी सेना या नाटो के साथ मिलकर आखिरकार तालिबान को खदेड़ दिया और ज्यादातर तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान चले गए। वहां से अपनी ताकत बढ़ाने की वो फिर कोशिश करने लगे। दिसंबर 2001 में हामिद करजाई को अफगानिस्तान का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने करजाई सरकार की मदद और सुरक्षा के लिए
एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का गठन किया और नाटो की सेना ने भी अफगान सेना को ट्रेनिंग तथा हथियार मुहैया करवाए। लेकिन 2009 के आते आते एक बार फिर तालिबान ने सिर उठाया, लेकिन इस बार नाटो की सेना पहले से ही मौजूद थी। फिर भी खतरे को देखते हुए अमेरिका की ओबामा सरकार ने 2010 में अतिरिक्त 30,000 सेना को अफगानिस्तान भेजा। 29 फरवरी 2020 में अमेरिका ने कतर के दोहा में तालिबान से एक समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत अमेरिका ने तालिबान के सामने यह शर्त रखी कि वो अपने इलाके में अल कायदा को पनपने नहीं देगा। इसके बदले अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेगा। चीन, रूस, पाकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समझौते का समर्थन किया। भारत ने विरोध तो नहीं किया, पर यह जरूर कहा कि इस समझौते में अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अफगान सरकार को साथ लेकर ही यह होना चाहिए। पर आश्चर्य की बात यह रही कि इस समझौते में अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया। सितंबर 2020 में अमेरिका ने करीब 5,000 तालिबानी कैदियों को समझौते के तहत अफगानिस्तान की जेलों से छुड़ा दिया। इनमें 400 कैदी गंभीर अपराधों में सजा याफ्ता थे और कुछ तो निपुण लड़ाके थे जो छूटते ही तालिबान लड़ाकों में फिर शामिल हो गए। इधर पाकिस्तान में तालिबान के लड़ाके एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तैयारी करने लगे और इस बार भी पिछली बार की ही तरह पाकिस्तान की सरकार तालिबान को पूरी मदद कर रही थी। यह सब देखते हुए अमेरिका तालिबान के बीच का दोहा समझौता शक के दायरे में आता है कि आखिर अमेरिका ने तालिबान को किस इलाके में अल कायदा को ऑपरेट ना करने देने के लिए कहा। यह समझौता किस बात का था, क्योंकि तालिबान का तो कोई देश है नहीं, ना ही कोई इलाका। वो तो सिर्फ एक संगठन है जो अफगान सत्ता से भी बाहर है। 2021 के शुरुआती महीनों तक अफगान सरकार अमेरिका को मनाती रही कि अमेरिकी सेना के वहां से जाने से वहां तालिबान का खतरा बढ़ जाएगा, पर फिर भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में घोषणा कर दी कि वो अपनी सेना को 11 सितंबर तक वहां से हटा लेंगे और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा दुनिया लगा रही थी। इसके बाद 1 मई से तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। अफगान सेना जो पहले ही अमेरिका तालिबान समझौते को समझ चुकी थी, बिना लड़े ही तालिबान के सामने हथियार डालने लगी। कई जगह पर अफगान सेना तालिबान से लड़ी भी पर जीत नहीं पाई। 8 जुलाई को बाइडेन ने फिर घोषणा की कि अब वो 11 सितंबर के बजाय 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेगी। इसकी वजह थी 11 सितंबर की तारीख, जो 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गिरने की बरसी थी। इस तारीख से बाइडेन सरकार की और ज्यादा फजीहत होती। इसके बाद जैसे कि लगभग सभी दोहा समझौते को समझ रहे थे और तालिबान का आना लगभग तय था, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी 15 अगस्त को देश छोड़ भाग खड़े हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ भाग गए थे। कुछ ही घंटों बाद तालिबान लड़ाके काबुल में दाखिल हुए और इसी के साथ अफगानिस्तान में फिर से एक बार तालिबान का कब्जा हो गया। सब कुछ ऐसा हुआ जैसे मानो इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया। इस बार भी अहमद मसूद पंजशीर में फिर से नॉर्दर्न लाइन्स बनाने में कामयाब हुए और उन्होंने तालिबान के खिलाफ युद्ध फिर छेड़ दिया है। इस बार उनके साथ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हैं और पर्दे के पीछे ताजिकिस्तान और ईरान की मदद है। तालिबान के साथ खुले तौर पर पाकिस्तान, चीन, कतर और सऊदी अरब हैं। फिलहाल भारत और रूस का पक्ष नॉर्दर्न लाइन्स के साथ ही है, पर खुले तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। अमेरिका ने भी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, पर हम जानते हैं कि इतिहास काफ़ी है अमेरिका को समझने के लिए। अमेरिका के लिए दुविधा यह भी है कि तालिबान ने सत्ता में आते ही कुख्यात आतंकियों को अपने साथ फिर से शामिल करने लगा और उन्हें सरकार में भी बड़े पद भी दे रहा है। अब फिलहाल अफगानिस्तान में हालात बिगड़ चुके हैं और वहाँ के लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वीडियो बनाए जाने तक पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का तालिबान के खिलाफ युद्ध जारी है और अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वहाँ के विपक्षी दल तालिबान का विरोध कर रहे हैं, जबकि इमरान खान तालिबान के समर्थन में है और लगातार तालिबानियों को सैन्य मदद भी दे रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान की मदद से वो भारत से कश्मीर ले सकता है, पर उसे नहीं मालूम कि उसकी सोच कितनी गलत है। पहली बात तो ये कि तालिबान की यह ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के उत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनवा को पाकिस्तान से आज़ाद कराना,
क्योंकि यह इलाका अफगानी पश्तूनों का है। दूसरे, तालिबान अच्छी तरह से जानता है कि भारत में मोदी जी की सरकार है और भारत से कोई भी हिमाकत तालिबान को बहुत भारी पड़ सकती है, और कश्मीर में अगर तालिबान कोई हरकत करता है तो यह भारत के लिए एक सुनहरे अवसर जैसा होगा जो भारत को पीओके वापस लेने का एक बहाना दे देगा। अमेरिका गुपचुप तरीके से तालिबान के साथ तो है ही, यह इससे भी समझ में आता है कि किस तरह अमेरिका ने तालिबान के लिए सैन्य सामग्री, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, प्लेन वगैरह छोड़े हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान का नेता है, को विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में दिखाया है। इससे अमेरिका की सोच का पता चलता है। फिलहाल तालिबान की मुश्किल उसी के एक साथी संगठन IS खोरासान से बढ़ गई है। दरअसल IS खोरासान, जो तालिबान की विचारधारा के साथ हुआ करता था, अब मानता है कि तालिबान सत्ता के लालच में जिहाद को भूल गया है और धर्म भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए इनके लोगों की हत्या करना अब इस्लामी कानून के अनुसार वैध है। IS खोरासान भी एक ऐसा ही आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में इराक तथा सीरिया में इस्लामिक स्टेट की ताकत के बढ़ने के साथ हुई थी। इसमें अफगानी तथा पाकिस्तानी आतंकी हुआ करते थे, पर मई 2019 में पाकिस्तानी आतंकियों के अलग से संगठन बना लेने से अब इसमें केवल अफगानी ही हैं। ये सीधे तौर पर तालिबान से जुड़ा ना होकर एक और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क द्वारा जुड़ा हुआ था। हक्कानी नेटवर्क का जन्म भी हज़्ब-ए इस्लामी से अलग हुए एक आतंकी नेता द्वारा आतंकियों के स्वर्ग कहे जाने वाले पाकिस्तान में अफगानी रेफ्यूजी कैंप में हुआ था। अभी भी यह एक डेवलपिंग स्टोरी है और हमारी नज़र इस स्टोरी पर बनी हुई है। आगे क्या होता है अभी देखना बाकी है। आगे की कहानी को देखते हुए हम फिर इस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी से भरपूर लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ऐसी जानकारी से भरी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।